Today we will start second chapter, that is forms of business organization. इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे विषय हैं जो हम आज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अनहिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हम इन सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे। So let's start. A business enterprises is that organization which is engaged in some commercial or business activity. ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज वो होता है जो किसी कमर्शियल या व्यापार की एक्टिविटीज में लगा हो, जुड़ा हो। ठीक है, इनकी 3 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होती है इसकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। वी विल सी इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, रिटन नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड इफ़ यू विल कमेंट, मैं आपको रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो बिजनेस एंटरप्राइज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में आता है। पहला आता है इसका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेकेंड आता है इसका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और थर्ड इसका आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इन तीनों की डिटेलिंग अभी आपको मैंने दी है। इसके बाद अपन ने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर देखे हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये 3 चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जनरली फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस 5 फॉर्म्स आते हैं। फर्स्ट आपका आता है सोल प्रोप्राइटर, सेकेंड आता है आपका जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, थर्ड आता है आपका पार्टनरशिप, फोर्थ आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ आता है आपका कंपनी। ठीक है, तो ये 3 की डिटेलिंग अब हम देखेंगे। 3 categories, that is public enterprises, private enterprises and joint sector enterprises. Now coming to public enterprises, public means for the public. public के लिए कौन वर्क कर रहा है? सरकार काम कर रही है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वर्क सरकार द्वारा कंट्रोल की जा रही है, वो आपकी पब्लिक लिमिटेड में आती है। ठीक है, गेल एंड सेल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब सेकेंड आपका आता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट मीन्स इंडिविजुअल, सेपरेट किसी का। ठीक है, जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन हो रही हैं, उनमें जितना भी कंट्रोल है वो एक इंडिविजुअल का होगा। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का बेस्ट एग्जांपल ये है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम होता है उसके लास्ट में आपका लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है। ठीक है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी रन कर रही हैं अपना बिजनेस, उनके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, शॉर्ट में PVT.LTD। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गेल एंड सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक, अब जॉइंट सेक्टर में आ जाइए। जॉइंट्स मीन्स, जॉइंट का मीनिंग क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक है, 2 लोगों का मिलना या 2 ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन कह लीजिए। ठीक है, सो व्हाट हैपन इन जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, हाफ इज कंट्रोल एंड सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट एंड हाफ इज कंट्रोल बाय प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सरकार ऐसी बहुत से काम है, एक्टिविटीज है जो जनता में दे रही है कि आधा ये कंट्रोल करे, आधा हम। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल, ठीक है, आप नेम से ही पढ़े, वन, सिंगल, अकेला, किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ठीक है, अब इनकी विशेषता, इनके फीचर्स आप समझ लीजिए। व्हाट इज हैपनिंग इन सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें जो भी काम होता है, जो भी वर्क किया जाता है, वो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस बिजनेस को रन करे। इसमें एक सिंगल पर्सन कंट्रोल करता है। ये स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इसकी फीचर्स ये है कि ये इसमें नो सेपरेट आइडेंटिटी होती। ठीक है, अगर आप अलग है, आपका बिजनेस अलग है, ऐसा नहीं। आप जो हो, आपके बिजनेस को भी सेम आपके जैसा ही माना जा रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये किसी और का बिजनेस। अगर राम रन कर रहा है तो जब तक राम जीवित है तब तक सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगी। जिस दिन राम की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, उस दिन उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बंद हो जाता है, या आपकी एंटरप्राइजेस बंद हो जाएगी। ठीक है, ये स्मॉल स्केल पे होता है और ये इसकी फीचर्स है, स्मॉल स्केल पे हो रहा है। कोई इसमें आप कह लीजिए, इसमें लाइबिलिटी जितनी है वो बहुत अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है।
ठीक है। तो जितनी भी लाइबिलिटी आएगी, जितने भी लॉस आएंगे वो आप बेयर करोगे। इसमें प्रॉफिट भी 100%, अगर प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आपको 100% आएगा। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की एक विशेषता ये भी है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ अगर हम दिवालिया हो रहे हैं, हम इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो हम अपने सेकेंड पार्टनर से सपोर्ट ले, थर्ड नहीं, इसमें आप कंप्लीट अकेले उसके जिम्मेदार होते हो। ठीक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये होती है। सो मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। इसमें अपना पहला आता है ईजी टू फॉर्म एंड रिजॉल्व। इस लाइन से ही आप समझ सकते हैं ईजी टू फॉर्म, मैंने आपको पहले ही भी बता चुका है कि सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ईजी है, वो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग ओपन कर सकता है और कभी भी अपने वर्क को क्लोज कर सकता है प्रोप्राइटरशिप को। ठीक है। डिज़ॉल्व का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना, आप क्लोज कर रहे हैं, ये टर्मोलॉजीज थोड़ा आप समझते चाहिए कॉमर्स की। सेकेंड आता है अपना डायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है। प्रोप्राइटर क्या है, जितना भी प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, वो उसका डायरेक्ट इंसेंटिव है। अगर उसमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा अर्न करेगा तो जो एक्स्ट्रा इनकम है ना वो उसका प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना आप वर्क कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट पा रहे हो, और अगर आपको लॉस भी होगा ना तो वो भी डायरेक्ट आपको होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे आइए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्विक। ठीक है। कितना क्विक, कोई डिसीजन लेता है। ठीक है। तो क्विक डिसीजन में आप आएंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी में आप आओगे तो एज यू आर अ सिंगल पर्सन, आप एक अकेले हो। ठीक है। अलोन हो, वन पर्सन है जो वर्कर है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अकेला पर्सन ही वर्क करता है। ठीक है। कोई पार्टनरशिप नहीं है, अकेले काम कर रहे हैं। तो जब आप अलोन हो तो क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो अकेले आपका है, क्योंकि वो आपकी अकेली मेहनत। ठीक है। यू आर द वन हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। फिफ्थ आता है आपका पर्सनल टच। एज यू आर लिंकिंग, आप डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर रहे हो, अपने कस्टमर से। ठीक है। आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट टच में रहते हो, इसलिए पर्सनल टच कराता। आप अपने कस्टमर से अपने हिसाब से डील करते हो, आपको पता है इनकी इम्पोर्टेंस ये है, प्रायोरिटी ये है, आप उस हिसाब से टैकल करते हो। सिक्स्थ आता है सिक्रेसी। कोई कंपल्शन नहीं है सोल प्रोप्राइटर को कि अपने अकाउंट्स की डिटेलिंग दे या पब्लिश करे। ठीक है। आप अपने मेंटेन कर सकते हो अकाउंट्स, आप अपनी सीक्रेट्स अपने तक रख सकते हो। ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है। सेवेंथ आता है आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल। अब आप, मैंने बार बार कह रही हूँ, सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो अकेले काम कर रहा है, सिंगल वन। ठीक है। आप अकेले वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंट्रोल आपका अपना है, आप क्विकली अपने हिसाब से जैसा डिसीजन लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एक छोटी सी जगह में अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। आपका स्मॉल वर्क है, बहुत वाइड उस पर नहीं रहेगा, आपका कैपिटल भी स्मॉल रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल रहेगा। ठीक है। आपके लिए स्मॉल कैपिटल लेआउट्स में आप वर्कआउट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एज यू आर वर्किंग अलोन, आप अकेले काम कर रहे हो मार्केट में, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। आई एम एबल, और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जो आप गेन कर रहे हो वो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ से कारण कर पा रहे हो। ठीक है। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता है। ये आपके 9 एडवांटेजेस हो गए। अब जस्ट इसी के अपोजिट हम डिसएडवांटेजेस करेंगे। ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ क्यों हम कह रहे हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी सोल प्रोप्राइटर है वो अपनी सिंगल खुद की वेल्थ को यूज़ कर रहा है। ठीक है। वो कहीं से भी बोरोइंग नहीं कर सकता। बोरोइंग क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए ना तो उसका कोई पार्टनर है, ठीक,
ना तो वो ऐसा है कि उसने कहीं शेयर दे रखे हैं कुछ, एक स्मॉल, एक छोटे तबके पे काम कर रहा है, एक छोटे लेवल पे काम कर रहा है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जितनी वेल्थ उसकी है, जितनी इनकम उसकी है, जितना उसके पास एक रेशियो है इन्वेस्ट करने का, सिर्फ वो कर सकते हो। तो ये मीडियम या लार्ज स्केल के लिए वर्क नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड आपका आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों कह रहे हैं, आपके साथ कोई साथ में तो है नहीं, आप अकेले वर्क कर रहे हो, ठीक है। सो जितने भी डेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी डेप्ट है, ऑल द लॉसेस डेट विल बी बियर बाय द सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। फॉर दैट उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, आपको जितने भी उधार है मार्केट के वो चुकाने पड़ेंगे, चाहे अपनी खुद की संपत्ति भी आपको सेल करनी पड़ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें ज़्यादातर वर्ड लिमिटेड के ही हैं, आपको ये पॉइंट्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल हम क्यों कह रहे हैं, सो इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन एनीथिंग दैट विल हेल्प यू, अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो अकाउंट्स हेल्प करेगी, आप अपने किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो काम करेगा। पर एक पर्सन थ्रू आउट पूरी तरह तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, कि भाई हम अकाउंट्स भी देख लें, हम कम्युनिकेशन में भी बेस्ट हैं, हम लोगों से डील करने में भी, मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हैं, अगर हो तो अलग बात है, पर जनरली एक पर्सन में सारी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। सो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा मेरा वर्ड, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की कमी और एक्सपर्ट कम होने के कारण आप ये जितने भी आपके मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है तो कोई हिंदी में, हो सकता है आपकी जो भी बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश और आपको इंग्लिश ना आती हो, तो ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, एक बहुत हल्का सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखिए लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, जो सोल प्रोप्राइटर है वो मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे तो वर्क कर नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है वो स्मॉल स्केल पे कर रहा है, ठीक है। आप जिस भी सिटी में हो आप अपनी सिटी में ही वर्क कर रहे हो, तो ये पूरा सोल प्रोप्राइटर हम बार बार पढ़ रहे हैं, पर अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के चलना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो कभी मार्केट जाते हो तो किसी शॉप के ऊपर जो वर्ड लिखा होता है उस वर्ड को पढ़ के देखना, ठीक है। जो एंटरप्राइजेस होते हैं, शॉप एक छोटी सी दुकान में भी रन हो सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक छोटी सी दुकान में भी डीलरशिप ली जा सकती है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका आता है, तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम है, एक अकेला आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता। आप सोच लो कि मैं मद्रास में भी आ जाऊं और मैं राजस्थान में भी पहुंच जाऊं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एक पर्सन नहीं जा सकता है, ठीक है ना, आप हर जगह जाके डील कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस क्यों कह रहे हैं, जो भी बिजनेस है वो एक 1% पे डिपेंड है, ठीक है। अगर वो इल होता है या इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, उस केस में यानी दिवालिया होता है या बीमार होता है, उस केस में क्या होगा, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर राम का बिजनेस है और राम ही बीमार पड़ गया या दिवालिया हो गया, तो डेफिनेटली उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सो दिस आर योर डिसएडवांटेजेस, ये आपकी एडवांटेजेस हैं, बहुत टफ नहीं है याद करना, इजी है, ठीक है। इनमें से 5 पॉइंट्स कम से कम आप दोनों के रिमेंबर रखिएगा, ठीक। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। Joint Hindu family business. So the business which is run by the male member of a big family is known as joint Hindu family business. इसके वर्ड से ही आप जान जाओगे, जॉइंट जुड़ा हुआ, हिंदुओं द्वारा फैमिली बिजनेस। वैसे ये बिजनेस स्टार्टिंग में मालवाड़ीज और सिंधीज ने स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे ये पूरी जगह स्टार्ट हो गया था। ये ओल्ड तरीका है बिजनेस का, ठीक है, आज की डेट में ऐसा बिजनेस नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। सो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस व्हाट हैपन, जो मेल मेंबर होते हैं, ठीक है, जो आदमी पुरुष होते हैं परिवार के, वो इसकी एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, वो व्यापार करते हैं, ठीक है। इसमें फीमेल भी पार्टिसिपेट करती है, पर प्रॉफिट में वो बिजनेस में नहीं पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी के
अधिकारी होते हैं, ठीक है। द मेंबर विच आर लायबल फॉर द इन पार्टीशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉफिट या प्रॉपर्टी दोनों में हिस्सेदारी लेते हैं, उन्हें हम को परसेंट कहते हैं, ठीक है, को पर्सन्स, ठीक है। अब इसके दो तरीके थे बिजनेस के, एक था दया भाग, दूसरा था मितकर्षा, ठीक है। अब दया भाग में क्या होता था, मेल और फीमेल जो भी मुनाफा परिवार का जो मिल के व्यापार हो रहा है उसके अंत में कैलकुलेट होगा, वो मेल और फीमेल दोनों को दिया जाएगा, ठीक है। और जो मितकर्षा था वो वेस्ट बंगाल में होता था, उसमें क्या होता था, उसमें केवल मेल मेंबर को प्रॉफिट दिया जाता था, फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या है, उसमें कुछ आपकी एंसेस्टर पुरानी पैतृक संपत्ति होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए जिस पे आप वर्क करोगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कर्ता, ठीक है। हु इज कर्ता, कर्ता कौन है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो ओल्डेस्ट सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आपके परिवार का होता था उसे आप कर्ता कहते थे। कर्ता इसलिए कहते थे क्योंकि बिजनेस के जितनी भी कैलकुलेशन है, जितने भी आपकी बैलेंस शीट डिटेल, प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिसीजन, हर चीज़ कौन लेता था, कर्ता, ठीक है। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो बताएगा आपको क्या करना है, कब करना है, पूरे परिवार मिलके उन आदेशों का पालन करता था। एवरीवन हैव टू ओबे व्हाट कर्ता सेज, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है, अगर जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसकी डेथ हो गई, फिर जो नेक्स्ट पर्सन होगा फैमिली का, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कर्ता बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एटलीस्ट 3 पीढ़ियाँ आपके इसमें पार्टिसिपेट होनी चाहिए, तब तो ये आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जाएगा, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक नया मेंबर जब बर्थ ले रहा है, डेथ की बात तो हमने कर ली, इफ़ अ न्यू मेंबर बोर्न इन द फैमिली, बॉय और गर्ल, अगर किसी बच्चे का आपके परिवार में पैदाइश हो रही है तो क्या वो इसका मेंबर बनेगा, yes, from the birth any child from the birth will be the liable in the profit of business, ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो स्टार्टिंग से ही बिजनेस का मेंबर कहलाएगा, और जो भी प्रॉफिट है एक बच्चे का हिस्सा भी आपको उसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पहले किए जाते थे, बहुत दूर दूर तक किए जाते थे, और इसमें बेस्ट चीज़ ये होती थी कि आपकी सिक्योरिटी रहती थी, ठीक है। अब लाइबिलिटी कौन बियर करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा 12 या 10 लोगों का परिवार है, तो क्या सब लोग जितना भी लॉस आ रहा है बियर करेंगे, हाँ कुछ हिस्से तक करेंगे, पर जो कर्ता है सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी उस पे है, ठीक है। कर्ता इज लायबल फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पूरा दायित्व उसी पे जाता है कि कैसे पे करना है। अगर वो चाहे तो वो आपसे कई चीज़ें छुपा भी सकता है, नहीं बता भी सकता, उसके पास इतना अधिकार भी होता है, ठीक है। बाकी मेंबर्स को उनकी बातें ओबे करनी पड़ती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज दिस। थर्ड, पार्टनरशिप। ना व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो एक्टिविटी है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के फीचर्स एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनरशिप का वर्ड ही है पार्टनर, 2 लोग, देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक एम होना चाहिए कि हाँ हम ये सोच के ये बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पार्टनरशिप फीचर्स, देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 मेंबर, ठीक है। पार्टनरशिप के रूल है वहाँ पे 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में। और बैंकिंग अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो उसके रूल्स अलग रहेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी कि जितना भी दायित्व आप पे आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो बिजनेस में, या तो उसके हिसाब से आप पे लाइबिलिटी आएगी, या फिर आपने जो कंसीडर कर रखा है, आपने जो एग्रीमेंट बना रखा है कि हम इतना इतना इसमें अगर लॉस आता है तो देंगे, जितना लॉस बियर किया जाता है उतना ही प्रॉफिट भी बियर किया जाता है, ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है ना, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट रिटर्न में होता है जिसमें सभी पार्टनर मिल के लिख देते हैं, या कह लीजिए एक लीगल स्टेटमेंट देते हैं कि हम इतना परसेंट मनी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डाल रहे हैं इस बिजनेस में इतना पैसा, और हम इस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे, और अगर लॉस कल को आता है तो हम इस परसेंट में देंगे,
ठीक है। अब एक बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप में हो सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अगर किसी व्यक्ति को इस पार्टनरशिप से हटना है, निकलना है, तो वो रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब होता है आप किसी बिजनेस से अपने आप को हटा रहे हो। हटाने की सिचुएशन में क्या होगा, जो भी आपका पैसा आपने कंसीडर किया होगा उस टाइम डालने के लिए, वो आपको वापस मिल जाता है। जो भी कैलकुलेशन हो कंप्लीट करके आपको हटा दिया जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए 3 मेंबर थे पार्टनरशिप में, एक हट गया, 2 तो हैं, पार्टनरशिप अभी भी चलेगी। लेकिन अगर 2 में से एक और हट गया और एक सिंगल पर्सन बच रहा है, तो अब ये पार्टनरशिप नहीं कहलाती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। ठीक है। लिमिटेड, अब इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, एक चीज़ और मैं बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी इजी टू रजिस्टर्ड। उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई वो नहीं होता है, आप कभी भी खोल सकते हैं। आपने देखा होगा सीमेंट एंटरप्राइजेस, एक शॉप में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो आपका पारंपरिक बिजनेस है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, उसमें आप जॉइंट हिंदू फैमिली एक्ट के तहत वो स्टार्ट करते हो। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको लीगली पार्टनरशिप एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही आपका पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, टिल जब तक वो आपका एम है तब तक आपका बिजनेस चलेगा। ये जब तक आप डिसाइड कर रहे हो उस बिजनेस को रन करने की, तब तक वो पार्टनरशिप रहती है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। हम ये 3 तरह की पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। सो पार्टनरशिप एट विल मतलब आपकी इच्छा, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आपकी पार्टनरशिप चलती रहेगी। हम फॉर एग्जांपल 2 और 3 मेंबर्स पार्टनरशिप करें, आई एम ओके दैट मैं रेडी हूँ भाई इस पर्सन के साथ अपना काम कंटिन्यू करने के लिए, तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन अगर थर्ड पर्सन रेडी नहीं है तो वो पार्टनरशिप से हट सकता है। ठीक। सेकेंड आपका होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर? पर्टिकुलर माने किसी कारण, किसी के लिए, उस पर्टिकुलर थिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप डैम बनवा रहे हो, ठीक है, या ब्रिज बनवा रहे हो, तो जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक आपकी पार्टनरशिप चलती है। और जिस टाइम आपका वो वर्क कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, आपकी पार्टनरशिप वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड आपका होता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इन द स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो आपने एग्रीमेंट बनाया उसमें हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया हम 2 या 5 ईयर के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जिस टाइम आपका वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल के अंत या जो भी आपने टाइम पीरियड दिया है उसके एंड में आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अगर आपको फिर कंटिन्यू करना है तो आपको अगेन पार्टनरशिप डीड, यानी वो एक फिक्स एग्रीमेंट उन लोगों के बीच बनाना चलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रन करनी पड़ेगी। ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आ गए। टाइप्स ऑफ पार्टनर, there are 4 types of partner, that is active partner, sleepy partner and nominal partner and secret partner। ठीक है। पहले हम एक्टिव पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में सच में एक्टिव हो, वर्क कर रहा हो। ठीक। सेकेंड आपका आता है सीक्रेट पार्टनर, ही इज द पार्टनर ऑफ बिजनेस, वो आपके पार्टनर में बिजनेस में है पर ये आउटसाइडर, लोगों को नहीं पता है, ये आपका सीक्रेट पार्टनर आता है। स्लीपी पार्टनर, व्हाट इज स्लीपी पार्टनर? द स्लीपी पार्टनर इज नॉट अ एक्टिव पर्सन इन द बिजनेस। वो ना प्रॉफिट में, वो प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेट करेगा पर वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फोर्थ आपका आता है नॉमिनल पार्टनर। ठीक है। नॉमिनल नाम का पार्टनर, वो एक्चुअल पार्टनर नहीं है आपका, इज नॉट द रियल पार्टनर। लोग ये जानते हैं कि ये व्यक्ति आपका पार्टनर है, ये जान के लोग आपको कल को उधार दे रहे हैं। ठीक है। एक अच्छी रेपुटेशन अगर किसी व्यक्ति की है तो डेफिनेटली आप उसके नाम का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाते हो, और उसके नाम के तहत लोग आपको देते जा रहे हैं क्रेडिट, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये आपके बिजनेस का रियल पार्टनर नहीं है। रियल पार्टनर एक्टिव पार्टनर तो जो सच में पूरा वर्क कर रहा है, प्रॉफिट हर चीज़ को देख रहा है। ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर, हम टाइप्स नॉमिनल पार्टनर के पढ़ेंगे। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर, फर्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेकेंड वन। ठीक है। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, शांति से समझिएगा। पहला आता है अपना नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल,
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैड अप्लाइड फॉर द लोन टू द बैंक, ठीक, मिस्टर एक्स ने लोन के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे मिस्टर ए ने बैंक से लोन के लिए रिक्वेस्ट की, इसने अपने मुंह से रिक्वेस्ट की, ठीक। अब जब मिस्टर ए रिक्वेस्ट कर रहा है लोन देने के लिए किसी मिस्टर एक्स को, तो यहाँ मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, नॉमिनल पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू हिज गुड रेपुटेशन बैंक इज रेडी टू गिव लोन टू मिस्टर एक्स, ठीक। अब जितना भी एंड में क्लेम आएगा, अगर ये पे नहीं कर पाया तो वो क्लेम के लिए मिस्टर ए भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें भी वो डेप्टर क्लेम पे करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। अब जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा, इसी में समझिएगा, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ अगेन इफ मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर द लोन टू द बैंक, ठीक है, फाइनेंसर के पास उसने अप्लाई किया, यहाँ पे मिस्टर ए का नेम मिस्टर एक्स ने यूज़ किया, इसकी जो गुड रेपुटेशन है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन का फ़ायदा उठाते हुए वो बोलेगा। ये नहीं है कि मिस्टर क्या है ए अपने मुंह से यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें मिस्टर ए अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक। तो जो भी इसकी रेपुटेशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर एक्स बैंक से, कौन कह रहा है यहाँ पे, मिस्टर एक्स ही कह रहे हैं कि मुझे लोन पे कीजिए। अब बैंक को लगा कि मिस्टर ए तो इसके पार्टनर हैं, ठीक है, ए ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया ना भी नहीं कहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टनर हूँ, अगर मैं ना नहीं कह रहा हूँ मतलब हाँ कह रहा हूँ, तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा, ठीक। यहाँ पे भी मिस्टर ए जितने भी क्लेम है उसके लिए लायबल रहेंगे, ठीक। इन दोनों के बीच एक छोटा सा डिफरेंस, एक बात याद रखना, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल में मिस्टर ए अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोन देने के लिए, और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में मिस्टर ए कह नहीं रहे हैं पर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ड्यू टू गुड रेपुटेशन ही नॉमिनल पार्टनर बनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पार्टनरशिप की अभी हमने डिटेलिंग पढ़ी, अब हम इसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना आता है एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसके 8 एडवांटेजेस है, आप इसका फर्स्ट एडवांटेजेस देख लीजिए, इजी टू फॉर्म, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, इवन पार्टनरशिप एक्ट भी नहीं कहता कि आपको कंपलसरी है रजिस्टर्ड होना, ठीक है। तो ईजी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। सेकेंड आपका आता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस एज द मेंबर आर 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। उन दोनों की जो भी कैपेसिटी है वो अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट रेशियो, ठीक, जितना उनको इन्वेस्ट करना होगा। थर्ड अपना आता है रिस्क शेयरिंग, अब सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, जितना भी लॉस का रिस्क होता है वो यहाँ पे शेयर हो जाता है। फोर्थ अपना आता है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ वर्क में ये है कि स्पेशलाइजेशन जो है हर पर्सन में अपनी एक अलग खासियत होती है, नॉलेज अलग होता है, तो ठीक है, तो द डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द फर्म, ठीक है। जितने भी लोग जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म में और बेस्ट आउटपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो भाई प्रॉफिट है, ठीक है। तो जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे आप डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होते चले जाओगे, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा, आपको बूस्ट अप करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे एफर्ट एंड रिवार्ड का, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एफर्ट्स एंड रिवार्ड का, ठीक है। जितना आप प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आप पाओगे, ठीक। तो जितने ज़्यादा आपके पार्टनर एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आपको एक प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं देगा। सिक्स्थ आता है आपका सेक्रेसी, तो जो भी डीलिंग हो रही है वो पार्टनर्स के बीच हो रही है, ठीक है, जो भी आपकी मेजर डिसीजंस है, तो यहाँ पे लीकेज का चांस बहुत कम है कि आपके ट्रेड के जो भी डिटेल है वो लीक होंगे, ठीक है। सेवेंथ आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मीनिंग आप समझते हैं? मेरे ख्याल से ये चैप्टर जब डिस्कस होगा तब हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट जो आपके फैक्ट्री के बाहर है, या कह लीजिए जो आपके कंट्री या बिजनेस प्लेस पे चल रहा है, वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, एग्जांपल में एक दिए दे रही जैसे फैशन या ट्रेड। ठीक है, अगर मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है तो अपने आप जो अगर कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ड्रेसेस बना रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू फैशन बनाते हो। 8 आता है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोरोइंग जो की जाएगी वो एक से ज़्यादा लोगों के पास की जाती है। द पार्टनर अरेंज देयर लार्जर फंड फ्रॉम देयर ओन वेल्थ। ठीक है, वो अपनी ही वेल्थ से जितना भी फंड अरेंज करते हैं, और उसकी जो बोरोइंग हो रही है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, उससे एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ये आपके आ गए एडवांटेजेस। अच्छा, अब हम इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। एक याद रखिएगा, ये अनलिमिटेड। ठीक है, जब डिसएडवांटेज आए तो सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी का आप हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट आपका एकदम तकिया कलाम की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं, जस्ट इसके अपोजिट अपन पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट के लिए लायबल है तो आप लाइबिलिटी के लिए भी लायबल है। ठीक है, जितना भी लॉस अगर एक पार्टनर के कारण भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी जितने भी पार्टनर उन सभी पे आएगा। ठीक है, और जो लॉस है वो भी आप सबको बियर करने पड़ेगा। यहाँ तक कि जो क्लेम किया जाएगा, क्लेम वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क है। ठीक, सेकेंड है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, द पार्टनर आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफर देयर शेयर टू अदर पर्सन। ठीक है, सिर्फ इस केस में आप कर सकते हो अगर ही और शी या कोई भी है वो अगर पार्टनरशिप से हटना चाहता है, उसमें अगर बाकी पार्टनर एग्री कर रहे हैं तब आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर पाओगे। जनरली ये डिफ़िकल्ट है, आप अपने रेशो शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो फर्म से। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हो, यहाँ हाथापाई नहीं हो रही है, इस तरह की लड़ाई नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट यानी आपकी समझ, आपकी आपस की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक डिस्टर्बेंस होना, या कह लीजिए बराबरी ना होना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? एज वी आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक, हम अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस है, हमारे देखने का नज़रिया अलग है, समझ का तरीका अलग है। तो यहाँ जो दो पार्टनर हैं या दो से ज़्यादा पार्टनर, हो सकता है इनका देखने का तरीका कुछ अलग हो, बातों को समझने का तरीका अलग हो, किसी एक में ईगो ज़्यादा हो, कोई एक दूसरे की बात बहुत लाइटली ले रहा है या सीरियसली नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही लड़ाई करवाती है, जिसे अपन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर फोर्थ आता है अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी हर बिजनेस में होगी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, एनी फॉर्म। ये चीज़ आप ये पॉइंट एकदम रटे रहिए, आप भूलिए ही मत। ठीक है, अनसर्टनिटी किस केस में आ रही है? देखिए, अनसर्टनिटी ऐसे आ रही है अगर आपका कोई पार्टनर इल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप तो आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक, फिफ्थ आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, हॉनेस्ट हैं एक दूसरे से, तब तो आपकी ये रिस्क ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्क करेगा। लेकिन अगर आप दोनों पार्टनर्स के बीच कोई एक धोखा दे रहा है, एक फ्रॉड है, आपकी डिटेलिंग बाहर कर रहा है, या आपको उसमें ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब जो पार्टनरशिप होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें। ठीक है, तो जब इनके अकाउंट्स पब्लिश ही नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट पब्लिश ही नहीं होते हैं, तो लोगों को पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ओके मच फॉर सीइंग टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इजी से इजी आपको पढ़ाऊँ, सेम इन द वे हाउ यू आर
स्टडिंग इन द क्लास। आप ये याद रख के अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप क्लास में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरा पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसे इस तरह नहीं बना रही हूँ कि जिसे आप टेक्निकली बहुत लाइट्स डाल के बनाई जाए। मैं एक नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं सेम वे आपको आज यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।